नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम सेकंड। हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर काफी चर्चा में रहा है और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो संसद में बिल आया है, करंट गवर्नमेंट की नीतियां हैं जम्मू कश्मीर को, उन पे क्वेश्चंस किया है और करंट गवर्नमेंट ने अपनी नीतियां स्पष्ट की, तो जम्मू कश्मीर के विषय में किस तरह के नीतिगत निर्णय ले रहे हैं। इन सारे रीजन से जम्मू कश्मीर हॉट टॉपिक बन गया है जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। खास करके अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक के विषय में और आपके पास एक आइडियोलॉजिकल आंसर होना चाहिए। उसके साथ साथ फैक्ट्स होने चाहिए कि आप इंटरव्यू में सही आंसर कर पाए जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछा जाए। तो देखिए, मुद्दा क्या है कि जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है, ये बात इस समय चर्चा में है। आप कहेंगे कि स्थायी निवासी का क्या प्रावधान है, तो आप देखेंगे कि संसद में कुछ आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। उन्हीं के कारण जो अस्थायी निवासी का ये मुद्दा फिर से उठ गया है कि अस्थायी निवासी माना किसको जा रहा है। इस वाले वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो जम्मू कश्मीर में नागरिकता देने की व्यवस्था है, उसमें कैसे परिवर्तन हुआ धीरे-धीरे, पहले क्या व्यवस्था थी और फिर क्या परिवर्तन हुआ है। अगर हम देख लें हुआ क्या, 5 अगस्त 2019 को आपको ध्यान होगा इस डेट में क्या हुआ, 370 समाप्त कर दिया गया। इस 370 के समाप्त करने के बाद जो वहाँ के अस्थायी निवासी, उनकी परिभाषा को बदल दिया गया। तो हम पहले तो ये जान लें कि पहले इसके अस्थायी निवासी थे कौन? दूसरा, हम ये समझ लें कि 5 अगस्त का प्रोविज़न किया गया, इससे परिवर्तन क्या हो? देखिए, आपको हिस्ट्री में देखना हो कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में शासन किसका था? हरि सिंह का, ठीक? और ये किस वंश के शासक थे? डोगरा वंश के। इन्होंने क्या किया, एक आदेश जारी किया, कब? 20 अप्रैल 1927 को। और ये आदेश किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इस टॉपिक को। ये आदेश संख्या आईएल 84 क्या है? ठीक? तो आपको ध्यान रखना होगा 1927 में हरि सिंह ने जो डोगरा शासक जम्मू कश्मीर के विषय में ये आदेश ले आए थे। इन्होंने क्या किया? क्योंकि ये इनकी रियासत थी उस समय, तो इन्होंने अपने निवासियों को क्या किया? परिभाषित। निवासियों को परिभाषित करने के लिए इन्होंने क्या किया? 4 कैटेगरी बनाई। इन्होंने पहली कैटेगरी में क्या कहा कि देखो भाई, जो लोग 1846 से पहले, जब गुलाब सिंह का शासन था, उससे पहले या तो वो जम्मू कश्मीर में पैदा हुए हैं, वो नागरिक हैं। इसके साथ अगर मान लो उस समय के लोग नहीं हैं या 1885 के पहले से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, मतलब या तो उनका जन्म कब हुआ हो, 1846 से पहले जन्म हुआ हो या 1885 से पहले जम्मू कश्मीर में बस गए हैं, वो लोग जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन इन्होंने कहा कि जैसे जो लोग अन्य स्थानों से आए, मतलब बाहर से आए हों, तो 1911 से पहले लेकिन आए और आने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अचल संपत्ति खरीद ली, वो सारे लोग क्या होंगे, जम्मू कश्मीर के निवासी होंगे या उनको नागरिकता दी जाएगी। एक तो आपका रायतनामा है और एक आपका इजाजतनामा है। जिस व्यक्ति ने रायतनामा के तहत क्या किया था, अचल संपत्ति खरीद ली थी और इजाजतनामा के तहत उसको संपत्ति दी गई थी। अब ये समझिए, ये रायतनामा और इजाजतनामा क्या है? आपको ये इसको समझिए इस तरह से, रायतनामा का मतलब एक तरह से क्या है कि रियायत है, ठीक? और इजाजतनामा का मतलब क्या है? अनुमति है। मतलब पहले क्या किया, राजा ने रियायत दी। रियायत दी कि ठीक है, आप यहाँ के रह सकते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इजाज़त देंगे आपको, अनुमति देंगे। अनुमति का मतलब अब आपका हक है रहना। पहले क्या था, रहमो-करम पे आप कह सकते, राजा के रहम पे आप थे, तो उसको क्या बोलेंगे? रायतनामा। लेकिन जब आपको राजा रिटर्न में अनुमति दे देगा, ठीक है, अब आप ऑथराइज़ हैं यहाँ रहने की, तब वो क्या हो जाएगा? इजाज़तनामा। तो ये हनी सिंह कह रहे हैं, अगर उन्होंने किसी को पहले रियायतनामा दे रखा है या रायतनामा दे रखा है और उसके बाद उसको इजाज़तनामा भी दे दिया है, तो ऐसे व्यक्ति भी क्या होंगे? जम्मू कश्मीर के। उन्होंने जो चौथी श्रेणी बनाई, 4th कैटेगरी बनाई, उसमें कहा कि जो राज्य के भीतर पंजीकृत सार्वजनिक प्रकृति की संपत्तियाँ हैं और जिनकी वित्तीय स्थिति के बारे में राज्य सरकार या जम्मू कश्मीर की सरकार उस समय की, या हम कहें डोगरा शासक संतुष्ट था। और ये लाभ किसको दे रहे हैं अपना? राज्य सरकार को। मतलब राज्य के भीतर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो लिमिटेड कंपनियां हैं, मतलब सार्वजनिक कंपनियां हैं, जिनके बारे में राज्य सोचता है कि ये सही है, मतलब राज्य को उनसे आर्थिक लाभ होगा और ये वित्तीय रूप से स्थिर रहेंगी। उन कंपनियों के
जो कर्मचारी हैं और लंबे समय से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनको भी कहीं न कहीं ये क्या करेंगे, नागरिकता का दर्जा देंगे। ठीक, अब इस वाले मामले में आप देखिए, चौथे वाले मामले में, इन्होंने एक पेच छोड़ के रखा, कि ये डोगरा शासक या हरि सिंह तय करेंगे कि राज्य का नागरिक कौन होगा। तो ये पूरी व्यवस्था बन गई कब? डोगरा शासक या हरि सिंह के काल में। इन्होंने प्रोविजंस दे दिए कि कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। 1932 में समस्या आ गई क्योंकि कुछ लोग क्या थे, वो विदेशों में रहते थे और विदेशों में क्योंकि वो कहाँ जाते थे? शिक्षा लेने जाते थे विदेशों में। आप देखेंगे इंग्लैंड में बहुत सारे लोग शिक्षा लेने जाते थे और वो शिक्षा लेने जाएगा और वो शिक्षा लेने जाएगा भी कौन? संपन्न वर्ग के लोग। तो इनको अब नागरिकता मिलने में दिक्कत आने लगी। हरि सिंह ने एक आदेश जारी किया और इस आदेश में इन्होंने कहा कि देखिए अगर 10 साल आप निरंतर निवास करिए तो आपको क्या मिल जाएगा? रायतनामा मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? इजाज़तनामा और इजाज़तनामा मिलने के समय जो आपकी उम्र होगी वो मिनिमम क्या होगी? 18 साल। अगर ये आप क्वालीफाई कर ले जाते हैं मतलब पहले तो आप आएँगे तो आपको क्या मिलेगा? रायतनामा मिलेगा। रायतनामा मिलने के बाद आप 10 साल तक जम्मू कश्मीर में रहिए। 10 साल तक जब आप रहेंगे उसके बाद आप क्या करिए? इजाज़तनामा के लिए अप्लाई करिए। आपको इजाज़तनामा दिया जाएगा। इजाज़तनामा के तहत आप संपत्ति खरीद पाएँगे। लेकिन जब आपको इजाज़तनामा मिले, तो आपकी उम्र कितनी हो सके? तो आपकी उम्र कम से कम कितनी हो? 18 साल की। तब आपको नागरिक माना जाएगा जम्मू कश्मीर। 1956 में जब जम्मू कश्मीर का संविधान बना, देखेंगे कि भारत आज़ाद हो जाता है 1947 में। भारत का संविधान 1950 तक लागू हो जाता है। लेकिन जब आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के विषय, यहाँ का संविधान कब लागू होगा? 1956 में। इस संविधान में भी जो अस्थायी निवासी हैं, उनको परिभाषित किया गया। इसमें प्रोविज़न किया गया कि देखिए, एक तो ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक मतलब उन क्राइटेरिया को पूरा करता हो जो भारत की नागरिकता के लिए आवश्यक प्लस वो आपकी जो क्लास 1 और क्लास 2 है, तो इन्होंने डिफाइन किया था 1927 में, उसको क्वालीफाई करता हो और कम से कम 10 साल पहले से कहाँ जम्मू कश्मीर में रह रहा हो, उसको ये नागरिक मानेंगे। अब आपका जो क्लास 1, क्लास 2 का क्या कैटेगरी थी? क्या आपका क्लास 1, क्लास 2 की क्या सीमाएँ थी? फिर से देखिए, वो कह रहे हैं कि आप या तो गुलाम सिंह के शासनकाल में पैदा हुए हों, या 85 से पहले जम्मू कश्मीर में बसे हों, या आप कहीं और से आए हों और 1911 से पहले जम्मू कश्मीर में बसे हों। मतलब आप ये समझिए, इनका कहना है कि जो 1911 से पहले जम्मू कश्मीर में बसे हैं, वो लोग प्लस जो भारत के नागरिक हैं, अगर ये दोनों क्राइटेरिया कोई क्वालीफाई कर रहा है, वही जम्मू कश्मीर का नागरिक माना जाएगा। एक तो इन्होंने क्लॉज़ जोड़ दिया, जिससे क्या हुआ, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में बस गए। उन्होंने कहा कि देखिए, जो आपका क्लास 1 और क्लास 2 है, इसका कोई व्यक्ति था, मान लेते हैं ये वाला व्यक्ति और इसने क्वालीफाई किया, ठीक है, कि 1911 से पहले ये जम्मू कश्मीर में रह रहा है। इस क्लास से ये क्वालीफाइड, ठीक? कि आप देखिए इन दोनों में मिला के क्या क्लॉज़ बन रहा है, मोटी बात जो निकल के आ रही है कि वो 1911 से पहले जम्मू कश्मीर में रह रहा हो या उसका जन्म हुआ हो, उसके वंशज रहे। लेकिन वो आज़ादी के बाद क्या करता है, पाकिस्तान चला जाता है और बाद में वो फिर से पाकिस्तान से वापस आता है। तो उसको भी ये नागरिकता, यहीं ये टॉपिक विवादित हो जाता है कि कोई व्यक्ति पहले जम्मू कश्मीर का निवासी था या वहाँ का नागरिक था, फिर वो चला जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हो सकता है उसने नागरिकता ली हो या ना ली हो, लेकिन पाकिस्तान से वो फिर से लौट के कहाँ जाता है, एनके में, जम्मू एंड कश्मीर में, उसको भी ये नागरिकता दे देंगे। यहीं इस पे सबसे ज़्यादा विवाद है। उसके बाद आप देखेंगे कि 1980 में जो आपके मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला थे, इन्होंने कुछ प्रयास किया, लेकिन वो पुनर्वास विधेयक पास नहीं हो पाया और नियमों में कोई बदलाव नहीं हो सका। फिर देखेंगे क्या हुआ, 2003 और 4 में जो आपकी मुफ्ती सरकार थी, वो एक विधेयक के साथ आती है। देखिए, इसको आप समझिए, जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा था? अगर जम्मू कश्मीर की मान लीजिए कोई महिला है, वो किसी पुरुष से शादी कर लेती है अन्य राज्य, वो पुरुष क्या है? किसी अन्य राज्य का है। तो उस व्यक्ति की नागरिकता चली जाएगी कहाँ से? एनके से। इस तरह की एक व्यवस्था बनी हुई थी। जबकि 1927 के क्लॉज़ में ये व्यवस्था कहीं लिखी नहीं गई थी। ये व्यवस्था एक आपकी परंपरा के थ्रू बन गई थी कि अगर किसी महिला की शादी जम्मू कश्मीर के बाहर हो जाती है, वो जम्मू कश्मीर की नागरिक नहीं रहेगी। फिर इस मुद्दे को क्या है, कोर्ट में उठाया गया।
भई देखो ऐसा कोई प्रोविज़न तो 1927 में था ही नहीं। इसके अगेंस्ट में क्या होता है, तो आपकी मुफ्ती सरकार है, वो बिल लेके आती है और उस बिल में ये प्रोविज़न करती है। देखो भैया ये जो बात है ना, लिखी नहीं है, इस बात को अब हम विधेयक से स्थापित कर देंगे। हालाँकि ये विधेयक बाद में पास नहीं हो पाया और ये व्यवस्था स्थगित हो गई, लेकिन परंपरा के रूप में लगातार चलती रही। अब आते हैं हम 2019 में। आपको पता होगा कि 370 हटा दिया गया कब? 2019 में, अगस्त महीने में और परिवर्तन कर दिया गया जम्मू-कश्मीर की स्थिति में। आर्टिकल 35 ए आपका हटा दिया गया, 370 को निरस्त कर दिया गया। अब क्या हुआ? जम्मू-कश्मीर को 2 भागों में बाँट दिया गया। एक आपका जम्मू-कश्मीर हो गया, दूसरा आपका लद्दाख हो गया। दोनों को क्या किया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू-कश्मीर में आपकी विधानसभा रखी गई और लद्दाख में विधानसभा नहीं रखी गई। इस तरह का व्यवस्था बनाया गया। केंद्र सरकार ने क्या कहा? जो जम्मू-कश्मीर के अस्थायी निवासी, वो आदिवासी के नाम से जाने जाएँगे। जम्मू-कश्मीर के वासियों को आदिवासियों के रूप में परिभाषित किया और इसमें ये कहा गया कि कोई व्यक्ति वहाँ अगर 15 साल से रह रहा है, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वहाँ 15 साल से रह रहा है, वो जम्मू-कश्मीर का निवासी माना जाएगा। या उसने क्या है 7 साल तक वहाँ अध्ययन किया, हाई स्कूल, इंटर की परीक्षाएँ आपने वहीं से पास की, तो उसको जम्मू-कश्मीर का निवासी माना जाएगा। दूसरा आप देखिए जो 35 ए क्लॉज़ है, आर्टिकल 370 का, ये जब कैंसल हो गया, तो आप जो पीछे देख रहे हैं जो महिला विवाह वाली स्थिति, विवाह के बाद उनकी नागरिकता बदल जा रही थी, उसको भी हटा दिया गया। अब ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, अगर जम्मू-कश्मीर की कोई महिला किसी अन्य राज्य के पुरुष से विवाह कर लेती, जम्मू-कश्मीर से उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बल्कि आप ये समझिए कि अब जम्मू एंड कश्मीर की कोई अलग से नागरिकता ही नहीं है। अब जो नागरिकता शब्द है, पूरे भारत के लिए लागू है। ठीक, तो आप ये समझिए कि आदिवासी शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? कि ये कह रहे हैं कि देखो जम्मू-कश्मीर के नागरिक भी भारत के ही नागरिक। नागरिकता का जो प्रोविज़न है वो पूरे देश पे एक जैसा लागू हो गया है। आदिवासी हम किसको कहते हैं कि जो 15 साल से वहाँ रह रहा हो, उसने वहाँ 7 साल तक पढ़ाई की हो, हाई स्कूल, इंटर की परीक्षा वहीं से दी हो, वो सारे लोग यहाँ के आदिवासी कहे जाएँगे। एक प्रोविज़न इन्होंने और जोड़ा, जो अखिल भारतीय सेवाएँ, अगर इनके लोग या कोई सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग या कोई अनुसंधान के लोग, ये लोग भी अगर 10 साल तक वहाँ पे रह रहे हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं जम्मू-कश्मीर सरकार को, तो ये लोग भी एलिजिबल हैं के लिए आदिवासी श्रेणी में नॉमिनेट होने के लिए। तो नागरिकता का जो प्रोविज़न था, वो 2019 के बाद बदल दिया गया। तो देखिए, ये विवाद कैसे चल रहा है? क्योंकि जो आपके आदिवासी हैं, इन्हीं में से क्या है रिज़र्वेशन की बात की जा रही है। तो आदिवासी कौन होगा या जिनको पहले नागरिक कहा जाता था जम्मू-कश्मीर के, आप इस शब्द को रिप्लेस कर सकते हैं जम्मू-कश्मीर के नागरिक। क्योंकि अब जो नागरिकता है वो जम्मू-कश्मीर की भी वही है, जो भारत के सारे लोगों की है। क्योंकि पहले आप प्रोविज़न देखेंगे, कि कोई व्यक्ति जम्मू-कश्मीर का नागरिक, तो 2 तरीके से, एक तो भारत का नागरिक, दूसरा जम्मू-कश्मीर का नागरिक। कुछ इस तरह की व्यवस्था थी। जबकि भारत के अन्य राज्यों में आप देखिए कि हर कोई सिर्फ भारत का नागरिक है, राज्य का नागरिक नहीं है, वो भारत का ही नागरिक है। अब यही प्रोविज़न जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो गया। जो व्यक्ति जम्मू-कश्मीर का नागरिक है, वो भारत का ही नागरिक है। लेकिन जब रिज़र्वेशन वाली बात आ रही थी, आदिवासी किसको तय किया जाए, तो उसपे जो सॉल्यूशन निकला है कि वो 15 साल से वहाँ रह रहा हो, 7 साल तक अध्ययन किया हो, हाई स्कूल परीक्षा पास की हो और उसके बच्चे भी बाद में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से 2019 का एक्ट आया, उसके बाद नागरिकता का प्रोविज़न जो बदल गया जम्मू कश्मीर, उसकी ये डिटेल चर्चा थी। हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लिया, कब-कब इसमें परिवर्तन हुए और किसको-किसको जो नागरिक बनाया गया। जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बना सकें। आपका हमसे जुड़ने